शुभम केवलिया सर, मोस्ट वेलकम टू द पॉडकास्ट। जिसकी सत्ता रही उनने हिस्ट्री लिखी, और उस इतिहास को अगर देखेंगे तो वो फैक्ट्स और तथ्यों के साथ तो न्याय करता हुआ हमको दिखाई नहीं देता। उनके नेतृत्व में एक्सकेवेशन चालू हुआ और जो फाइंडिंग्स आई, जो कूचक्र रचा गया भारतीय इतिहास के साथ में, उसको धराशायी कर दिया। तो ऋग्वेद में स्पष्ट वर्णन है समाधि देने का, दफनाने का। और आज भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है। जो साधु संत हैं, जो दशनामी समाज से रिलेशन रखते हैं, आज भी उनको समाधि ही दी जाती है, उनको जलाया नहीं जाता। जो बात समझने की है कि सिनौली में जो लोग रह रहे थे, आखिर वो किस धर्म को फॉलो करते थे, उसका अनुसरण करते थे। बिल्कुल। जब भारत आए ये लोग और इन्हें देखा कि भारत का जो कल्चर है वो बड़ा रिच कल्चर है और वो हमसे पुराना है, सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ये बोल दिया। लेकिन अब जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है या जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हो रही है, उनने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट रूप से एक मिथ है कि कोई आर्य बाहर से आए। तो कोई बाहर से नहीं आया। भारत में जो भी रह रहे हैं वो सब यहीं के मूल निवासी। अफ्रीका से हम माइग्रेट हुए या नहीं हुए, कितने साल पहले हुए। भारत के साथ समस्या है कि हमारे यहाँ मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा है, तो फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत को मिली है, वो नॉर्थ ईस्ट की है और वो अहोम डायनेस्टी के बरियल माउंट्स हैं, जैसा हमको इजिप्ट में दिखता है, राजाओं को दफनाया जाता था। क्या ऐसा संभव है कि जो ह्यूमन ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं भारत में हो? They say that the history is written by the victor. और हमारे देश का इतिहास बहुत बार मिटाया गया और लिखा गया। It is important for us as Indians that we must understand the real history of our country. क्योंकि प्रेजेंट को जानने के लिए हिस्ट्री को जानना जरूरी है, और अगर आप प्रेजेंट को ढंग से नहीं जानोगे तो आप फ्यूचर नहीं बना पाओगे। आज के पॉडकास्ट में वी हैव एन आर्कियोलॉजिस्ट, शुभम केवलिया, who spoke about some major discoveries in the country. The site at Sinoli, जिसके बारे में बहुत बात हुई, बट फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता। आर्यन थ्योरी, किस तरह से जिस थ्योरी ने हमारे देश को डिवाइड कर रखा था इतने सालों तक, उसको डिबंक किया। और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सरस्वती। ये पॉडकास्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। दिस इज द पार्ट 1। द नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। सो इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट इन आर्कियोलॉजी, this is a must watch for you. In this, I have also tried to dumb it down as much as possible because I am really a dumb guy and I want to understand it like a 6-year-old. So if you are new to archaeology and this field, you must watch this podcast. I hope you enjoy and keep waiting for the second part. Shubham Kevalia sir, most welcome to the podcast. आज का जो टॉपिक है, इसके लिए एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहता हूं मैं। हम सब ने बचपन में हिस्ट्री पढ़ी है स्कूल टाइम पे, और हम इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। बट बड़े होने के बाद, मैच्योर होने के बाद, एडल्ट्स होने के बाद, जब देश की बात आती है, कल्चर की बात आती है, सिस्टम्स की बात आती है, पॉलिटिक्स की बात आती है, तो हिस्ट्री का मतलब और सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और चेंज हो जाती है। एंड द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वन शुड हैव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट वन हैज एज अ कॉमन मैन। तो मेरी नॉलेज अबाउट आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री बहुत कम है, और ये पॉडकास्ट मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहता हूं कि अगर कोई और लोग हैं जो मेरी तरह आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में कम जानते हैं, खासकर इंडियन हिस्ट्री के बारे में कम जानते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से वो इस पॉडकास्ट को देखें और उससे सीख सकें। पहली चीज तो ये। तो हम एक शुरुआत इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि आप कुछ बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके अगर आप हमें बता सकेंगे कि क्या मतलब होते हैं, तो व्यूअर्स को आगे समझ आएगा, समझने में आसानी होगी। पहली चीज ये। दूसरा एजेंडा ये था कि क्या हम इन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स
और डिस्कवरीज को हमारे इंडियन स्क्रिप्चर से, जिसके बारे में लोगों को पता होता है क्योंकि ये एक बहुत ही इजी इंफॉर्मेशन, इजीली अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, उनसे किस तरह से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं और एक इसको जो हम बोलते हैं कि हमारा इतिहास है, खाली माइथोलॉजी नहीं है, उसको हम किस तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजी किस तरह से हमें इस चीज में मदद करती है। ये मेरे 2 मेजर एजेंडा है। तो स्टार्टिंग द पॉडकास्ट आई विल गेट टू इट बिकॉज लोगों को मुद्दे पे आना पसंद है ज्यादातर। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और उसके बाद विल गेट स्टार्टेड विद द पॉडकास्ट। मैं शुभम हूँ, बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी का शहीद भगत सिंह कॉलेज है, उसमें हिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आपने जो प्रश्न करे उस पे अगर आए तो हम अगर इतिहास या हिस्ट्री की बात करते हैं तो विदाउट आर्कियोलॉजी ना हिस्ट्री पॉसिबल है ना इतिहास पॉसिबल है। आपने जो बोला स्क्रिप्चर्स जो हैं, ये हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके साथ एक वर्ड जोड़ दिया जाता है माइथोलॉजी, कपोल कल्पना है। लेकिन आर्कियोलॉजी जो है वो सिद्ध करती है कि वो कपोल कल्पना नहीं है, क्योंकि उसमें जो बातें की गई हैं उसके जब फैक्ट्स हमको मिलते हैं, जब प्रत्यक्ष प्रमाण हमको मिलते हैं, तो हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो विदाउट आर्कियोलॉजी हिस्ट्री के बारे में सोचना इम्पॉसिबल है, संभव है नहीं। और एक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में क्या फर्क है? ये बड़ा डिबेटेबल इशू है। पहला तो यह है कि भारत का दुर्भाग्य है कि आर्कियोलॉजिस्ट को या पुरातत्वविद को हिस्टोरियन या इतिहासकार से हमेशा दोयम दर्जे का ही समझा गया। यही कारण है कि भारतीय इतिहास जो है वो पूर्ण रूप से दिग्भ्रमित है। आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो फील्ड पर जाके, जिसको हम एक्सकेवेशन बोलते हैं, साइंटिफिक एक्सकेवेशन, वो साइंटिफिक एक्सकेवेशन करता है और प्राचीन समय में क्या हुआ उसके फैक्ट्स लेके आता है। आर्कियोलॉजी में ना कोई लेफ्ट होता है ना राइट होता है, वहाँ खाली फैक्ट होता है। और जहाँ तक इतिहास या हिस्ट्री की बात है तो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स का चीरहरण अगर कोई करता है एसी रूम में बैठ के और हाथ में कॉफ़ी का कप लेके, वो इतिहासकार होता है। मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ भाई। बट या तो वो अच्छे तरीके से भी हो सकता है, और लेकिन देखने में आया कि जो बड़ी बड़े विश्वविद्यालय हैं, स्वतंत्रता या आज़ादी के बाद उनने उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करा। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला, जो फैक्ट उनने बताया, जो आर्कियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में था, वो दुर्भाग्य है इस देश का कि वो कभी इतिहास की किताबों में आया ही नहीं। और देश की जो आम जनता है या जो आम विद्यार्थी हैं वो इतिहास की किताब पढ़ते हैं। तो वो जो वास्तविक इतिहास भारत का था वो आम जनता तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जो पुरातत्वविद है या जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसकी बातों को कभी तवज्जो दी ही नहीं गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि समय परिवर्तन हो रहा है, ये जो पुनर्जागरण का काल है इस राष्ट्र का, उसमें ऐसा ध्यान में आता है कि अब चीज़ें बदलने लगी हैं और लोगों को समझ में आने लगा है कि जो आर्कियोलॉजी बोलती है वही पूर्णतः सत्य है। हिस्ट्री जो है वो तो बिना आर्कियोलॉजी के संभव है नहीं। इसलिए ऐसा बोलना कि विदाउट आर्कियोलॉजी हिस्ट्री हो जाएगी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। आपको लगता है क्योंकि हिस्ट्री में कहानियाँ होती हैं और कहानियाँ जल्दी आसानी से पास ऑन होती हैं, वर्सेस आर्कियोलॉजी इज अ साइंस एंड साइंटिफिक फैक्ट्स इन अ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी प्लेस करी जाती हैं, इस वजह से टू पास इट ऑन फ्रॉम पीपल पर्सन टू पर्सन इज डिफिकल्ट। तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि हिस्टोरियंस की जो नरेशन है वो ज़्यादा पॉपुलर होती है कंपेयर टू आर्कियोलॉजिस्ट्स, या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है? आई डोंट नो। देखिए, ऐसा है कि जो व्यवस्था है लंबे समय से, उस व्यवस्था से हम भी निकले हैं और आप भी निकले हैं। जब हम स्कूल्स में थे तो वो जो हमारी स्कूलिंग थी उसमें हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी का क्या पार्ट है ये पढ़ाया नहीं गया। बिल्कुल। तो समस्या ये है, इस कारण जो है वो आर्कियोलॉजी आम जनता तक पहुंच नहीं पाई, और हिस्ट्री जो है वो आसानी से पहुंची, और जिस प्रकार की हिस्ट्री लिखी गई वो और आसानी से पहुंची। और हिस्ट्री हमेशा वही लिखता है जो जीतता है या जो रूल करता है। जिसकी सत्ता रही उनने हिस्ट्री लिखी, और उस इतिहास को अगर देखेंगे तो वो
फैक्ट्स और तथ्यों के साथ तो न्याय करता हुआ हमको दिखाई नहीं देता किसी भी स्तर पर। इतिहास की बात करते हैं। एक बार फॉर द कॉमन मैन जो मेरे ख्याल से आर्कियोलॉजी में या हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है उसको तो शायद ये पता ही होगा, जो नहीं इंटरेस्टेड है और वो वॉच कर रहे हैं, एक बार आप हिस्टोरिकल टाइमलाइन को समझा सकते हैं क्या? किस तरह से हिस्टोरिकल टाइमलाइन चलती है? देखिए ऐसा है, 3 फेज हैं भारत के केस में। मैं जब भारत बोल रहा हूँ तो मैं उस भारत से मेरा तात्पर्य है जो आज का टूटा फूटा भारत नहीं है, जिसको चालू भाषा में इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, जो अफगानिस्तान से प्रारंभ होता था और संभवतः म्यांमार और उसके आगे चला जाता था, क्योंकि हमारे जो सांस्कृतिक अवशेष हैं वो आज भी वहाँ मिलते हैं। तो 3 डिवीजन जो भारत के केस में है, वो पहला है प्री हिस्ट्री, जिसमें हम नोमैडिक लाइफ जीते थे, जंगलों में रहते थे हमारे पूर्वज, और जो पत्थर होता है प्रस्तर या स्टोन जो होता है उससे औजार बनाते थे। हम सब जानते हैं वो स्टोन एज उसको बोलते थे, कई मूवीज़ भी आई, आइस एज और ये सारी। उसके बाद एक कालखंड ऐसा आता है जिसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। तो जो हमारा एंशिएंट मोस्ट सिविलाइजेशन है, दैट इज़ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वो प्रोटो हिस्ट्री के केस में आता है। और उसकी अवस्था ये है कि वहाँ स्क्रिप्ट तो है, लेकिन हम अभी तक उस स्क्रिप्ट को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए। और जो तीसरा है फेज, वो है हिस्ट्री, यानी हमारे पास रिटन एविडेंस भी हैं और हम उसको पढ़ चुके हैं, और वो चालू होता है 6th सेंचुरी BCE से, दैट इज़ बिफोर कॉमन एरा, यानी हम जो गौतम बुद्ध का काल मानते हैं। क्योंकि उस समय जो हमारा स्क्रिप्ट है हमारी, वो ब्राह्मी है, और हम उसको आज से कई सालों पहले डिसाइफर कर चुके हैं, और उसके सारे जो एविडेंस हैं वो हमारे पास हैं। उसके आधार पर हमने इतिहास का निर्माण करा है। यानी 6th सेंचुरी BCE से लेकर आज तक का जो टाइम है वो तो हिस्ट्री में है। उसके पहले का कोई एक लंबा कालखंड है जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वाला है, वो प्रोटो हिस्ट्री है। और उसके पहले जब ये सभ्यता जिसको हम बोलते हैं वो डेवलप नहीं हुई थी, और इंसान जो है वो जंगलों में रहा करता था, या वो डेवलपमेंट के कहीं फेज़ में था थोड़ा बहुत, जिसको हम मेसोलिथिक, नियोलिथिक ये फेज़ बोलते हैं, वो प्री हिस्ट्री है। ओके। आपने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की बात करी। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इसको पहले क्या कहा जाता था, अभी क्यों इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। क्या है, जब 1930s में पहली बार दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी करके 2 आर्कियोलॉजिस्ट हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो करके 2 साइट्स को एक्सकेवेट करा, और तब ध्यान में आया कि आज से लगभग 4-4.5 हज़ार वर्ष पूर्व भारत में एक सभ्यता थी जो विश्व की जो अन्य उसकी समानांतर सभ्यताएं थी उनसे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ कोटि की थी। जैसे कि सुमेरियंस हैं, फॉरेन मेसोपोटामिया है, इजिप्शियंस हैं। तो ये जो सिविलाइजेशन था, चूंकि सबसे पहले हमको जानकारी मिली हड़प्पा नाम के एक जगह से, जो उस समय मोंटगेमरी जिला है पाकिस्तान में, वहाँ से मिला था, तो उसका नाम हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। 47 में जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ तो उस समय की जितनी भी साइट्स थी वो वर्तमान पाकिस्तान में चली गई, और ये एक बड़ा चैलेंज आ गया हम लोगों के सामने कि हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई साइट्स है नहीं। तो बाद में जब और एक्सप्लोरेशन और सब हुए तो ध्यान में आया कि जो सिंधु नदी है, जिसको हम इंडस भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसके किनारे पे कई साइट्स अवस्थित थी या मौजूद थी। बाद में जब और रिसर्च किए गए और एक्सप्लोरेशन हुए, एक्सकेवेशंस हुए, तो ध्यान में आया कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यहाँ पे कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो सिविलाइजेशन से संबंध रखती हैं, लेकिन इन सभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के आसपास कोई पेरिनियल वाटर सोर्स हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर इनका अस्तित्व वहाँ था कैसे, क्योंकि बिना पानी के तो कुछ चल नहीं सकता, वो दोहा है, बिन पानी सब सून। तो जैसे जैसे रिसर्च होती चली गई तो पता चला कि एक पेलियो चैनल है जो वर्तमान में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में धरती के नीचे पानी जो है वो प्रवाहित हो रहा है, और वो ये वही नदी है जिसको वेदों में सरस्वती कहा गया है। सर, पेलियो चैनल का मतलब बताओ एक बार। बेसिकली हमको जो है सरफेस पे तो पानी नहीं दिख रहा है, लेकिन आज भी भूगर्भ जो है, धरती के नीचे जो है, वो उसी समान प्रवाहित हो रहा है वो पानी सतत, वो पेलियो चैनल है। पेलियो का मतलब ओल्ड होता है, पुराना। तो जब ये पता चला और जब ऋग्वेद से उसका अध्ययन किया गया तो ध्यान में आया कि ये वही नदी है जिसका वर्णन ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने करा था,
जो हिमालय से कभी निकलती थी और इन सभी क्षेत्रों में होती हुई अरब सागर में गिरती थी। और ये जो नदी है ये सरस्वती है। जो लेटेस्ट डेटा है उससे ये सिद्ध हुआ कि जो 64% साइट्स जो हैं इस सिविलाइजेशन की, वो सरस्वती नदी के आसपास ही बसी थी, ये डेवलप हुई थी। फॉर एन एग्जाम्पल राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, धोलावीरा है, लोथल है, ऐसी कई साइट्स हैं, बनावली है, भिराना है। ये सब सरस्वती या उसकी जो सहयोगी नदी हैं उनके किनारे पे लोगों ने रहना चालू करा था, जिसमें से एक दृश्यवती भी है। राखीगढ़ी जो है वो दृश्यवती के किनारे पे अवस्थित है। तो ये सिद्ध हो गया और ये साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है, इसमें कोई कपोल कल्पना नहीं है कि 100 में से 64% जो साइट्स हैं वो सरस्वती के बेसिन में हैं। इसीलिए आर्कियोलॉजिकली इस सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, या मैं समझता हूँ कि चूंकि 64% एक बड़ा अमाउंट होता है, Majority हो गया। इंडस पे तो खाली 20 या 21% साइट्स ही हैं। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती भी नहीं, सरस्वती इंडस या सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन बोलना ये सबसे अधिक उपयुक्त है। हाँ, इसका क्या सिग्निफिकेंस आता है? अब ये सरस्वती की जब बात होती है और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की बात होती है, फिर उसके बाद रिसेंटली सिनौली में जो काम हुआ, एक्सक्यूवेशन हुई, अच्छा उधर जाने से पहले थोड़ा सा आप मुझे सिनौली के बारे में बताएं, क्योंकि मैं इसको कोरिलेट करना चाहता हूँ कुछ कल्चरल और पॉलिटिकल डिबेट्स से, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बीइंग आर्यन थ्योरी, और उसके बारे में हम बात करेंगे। बट इससे पहले उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो सिनौली की साइट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है फ्रॉम डिस्कवरी टू द फाइंडिंग्स, देन उनका जो इन्फरेंस निकला, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले जो है 2005-06 में सिनौली में एक्सकेवेशन हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं डॉक्टर डी वी शर्मा, मेरे गुरु समान हैं। उनके नेतृत्व में एक्सकेवेशन हुआ और 100 से अधिक बरियल जो हैं, लगभग 116 मुझको ध्यान में है, 116 बरियल जो हैं, या जिनको हम शवाधान बोलते हैं, समाधि जो भी बोले, वो सिनौली से प्राप्त हुए। सिनौली जो है वो यूपी का एक ज़िला है, बागपत, वहाँ पे स्थित है। और यमुना नदी जो है वो लगभग 7 या 8 किलोमीटर सिनौली से है, और हिंडन भी उसी क्षेत्र में बहती है। ये बात थी 2005 और 6 की। तब ये इंटरप्रिटेशन आया कि ये शायद लेट फेज ऑफ सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन जो है उसके लोग हैं, लेकिन वो एक्सकेवेशन लिमिटेड ही रहा। बाद में एक बार फिर से 2018 में एक्सकेवेशन चालू हुआ, और जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर संजय कुमार मंजुल, उनके नेतृत्व में एक्सकेवेशन चालू हुआ। अभी वर्तमान में एडीजी हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनके नेतृत्व में एक्सकेवेशन चालू हुआ। और जो फाइंडिंग्स आई उनने भारतीय इतिहास में अभी तक जो भी लिखा था, जो कूचक्र रचा गया भारतीय इतिहास के साथ में, उसको धराशायी कर दिया। क्योंकि 18 के एक्सकेवेशन में पहली बार संपूर्ण भारत या जो भारतीय उपमहाद्वीप है, पहली बार हमको कॉपर और वुड यानी लकड़ी, इससे बने हुए चैरियट मानव समाधियों के साथ मिले। लगभग 10 बरियल जो हैं वो 18-19 में एक्सकेवेट किए गए, और सौभाग्य से एज अ ट्रेनी मैं सिनौली एक्सकेवेशन में रहा। तो जब चैरियट मिले तो संपूर्ण भारत का जो एकेडमिक वर्ल्ड है उसमें जैसे भूचाल सा आ गया, क्योंकि जो भारतीय इतिहास का कूचक्र है वो रथ पे ही आधारित है पूरा, कि रथ तो बाहर से आए थे। तो सिनौली ने उस तथ्य को एकदम नकार दिया। कैसे? दूसरा, फिर जब सिनौली की डेटिंग हुई, अच्छा, तो पता चला कि सिनौली जो है वो लगभग 2000 BC में वहाँ हैबिटेशन था, यानी जो लोग वहाँ रह रहे थे वो 2000 BC में रहते थे। अब चूंकि चैरियट मिला, और ऐसा कहा जाता है, जो एक्सकेवेटर थे उनने ये स्पष्ट कर दिया कि ये लाइट चैरियट है थोड़ा सा, तो ये हॉर्स ड्रिवन चैरियट ही था, ये बुल ड्रिवन चैरियट नहीं था। तो जब ये सारी बातें हुई तो जो भारत तो वैसे स्वतंत्र हो गया, लेकिन जो अंग्रेज़ों की लीगेसी समझते हैं और लीगेसी को लेके चलने वाले जो इतिहासकार हैं, यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उनमें से एक यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ाता हूँ, तो उन लोगों को बड़ा दर्द हुआ पेट में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझको आज भी ध्यान है, या तो इंडियन एक्सप्रेस या पता नहीं कौन सा अखबार था, उसमें खबर छपी कि सिनौली से जो
रथ मिला है वो रथ नहीं है, वो तो बैलगाड़ी है। और वो कोई JNU की प्रोफेसर हैं बड़ी, उनकी स्टूडेंट थी, उसका वो आर्टिकल था। अब ये वो स्कॉलर थी जो ना कभी सिनौली आई, ना जिसने कभी सिनौली में एक्सकेवेशन करा, ना उसने उस चैरियट को देखा। लेकिन जो मैंने बोला था ना, हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल जो फैक्ट्स होते हैं उनका चीरहरण करते हैं। तो जिनने कभी देखा नहीं कि निकला क्या है, उनने ही पेपर में लिख दिया कि चैरियट नहीं, ये तो हॉर्स ड्रिवन चैरियट नहीं, ये तो बुलक कार्ट है। तो ये सिनौली की जो फाइंडिंग है, ये जो वो सो कॉल्ड आर्यन माइग्रेशन की थ्योरी है कि 1500 BCE में मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से कुछ लोग भारत में आए, यहाँ का जो जिसको हम बोलते हैं यहाँ जो पहले से लोग रह रहे थे उनका दमन कर दिया, क्योंकि वो रथों पे सवार थे, फास्ट मूविंग व्हीकल था, और 1500 BC के आसपास उनका कल्चर जो है वो भारत ने फिर ऑप्ट कर लिया, और भारत का जो इंडिजिनस कल्चर था वो तो खत्म हो गया उनके आगमन से। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा डिले करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा डाइसेक्ट करना चाहता हूँ सिनौली और चैरिट्स की फाइंडिंग्स को। तो आपने चैरिट की बात करी, कुछ कॉपर होर्ड्स भी मिले, कुछ पॉटरी भी मिली। चैरिट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि बुल ड्रिवन चैरियट्स हैं, बुलक कार्ट्स हैं, या फिर हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स हैं, इसका एक तो आपने बताया कि लाइट वेट थे, एक तो ये एक रीज़न है। दूसरा फाइंडिंग्स ये भी थी कि जो उनका डायमेंशंस थे वो इस तरह से, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार डाइसेक्ट करें उसको कि किस तरह से आर्कियोलॉजिकली साइंटिफिकली हमने ये प्रूव किया कि दीज वर हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स एंड नॉट बुल ड्रिवन चैरियट्स। एक तो मैंने बात बताई लाइट वेट व्हीकल है, दूसरा हम सबने बुलक कार्ट देखा है, वो यूज होता है लोडिंग के लिए। अब जब लोडिंग के लिए यूज करना है तो हमको पीछे जो हिस्सा है वो बड़ा चाहिए, लेकिन सिनौली के चैरियट में इतनी ही जगह है कि एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस समय कम सामान की जरूरत पड़ती हो इसलिए छोटा बनाया हो। ऐसा तो संभव नहीं है, इतने सारे लोग रह रहे हैं। और फिर एक बात और ये भी है कि जिनके साथ वो उनको दफनाया गया है उनके साथ में जो दूसरा मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल तलवार है। अब तलवार का जो संबंध है वो एक योद्धा से है, बुलक कार्ट का संबंध योद्धा से नहीं है। तो जब तलवार, यही मैं बोल रहा हूँ ना, ये कॉन्टेक्स्ट है जो हिस्टोरियंस को समझ में कम आता है, जो AC रूम में बैठते हैं, जो फील्ड पे नहीं है। तो जब साथ में तलवार मिल रही है मतलब वो योद्धा है एक, तो योद्धा के साथ उसका रथ दफनाया जाएगा, बुलक कार्ट नहीं दफनाया जाएगा। और उसका योक जो था वो भी उसका भी कोई डायमेंशन इस तरह से होता है, जो मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च है उसमें मुझे ये पता चला। योग के साइज से भी ये स्पष्ट हो गया कि ये इसको जो बुल है वो उठा नहीं सकता, टूट जाएगा अगर वो उसको थोड़ा सा भी खींचेगा। तो वो हॉर्स ड्रिवन ही है। ये डॉक्टर संजय कुमार मंजुल जिन्होंने एक्सकेवेशन करा उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब जिनने एक्सकेवेशन करा है उनकी बात को हमको तथ्यपरक मानना पड़ेगा, हम उनकी बात को तथ्यपरक नहीं मान सकते जो सिनौली से 70 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, और वहीं से बैठे बैठे अटेंशन खींचने के लिए अपनी और भारत विरोधी बात कर दें। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो ये बात हमने एस्टैब्लिश कर दी कि ये हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स थे। हॉर्स ड्रिवन चैरियट की बात होती है तो लोग बोलते हैं भाई घोड़ा तो था नहीं। तो इंडिया में पहले तो ये बताओ आप सर कि घोड़ा था या नहीं था, ये बात कहाँ से आती है, और अगर था तो इसके क्या एविडेंसेस हैं और कहाँ पर मिले? देखिए, मैंने शुरू में बोला कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में जो बातें लिखी गई उनका सिलेक्शन किया गया हिस्ट्री की बुक्स में। जो उचित लगा कि इतिहास की किताब में डालना चाहिए वो डाला गया, जो ऐसा लगा कि नहीं ये हमारे फ्रेम में नहीं आता, ये इतिहास की सत्यता बता देगा, तो उसको इतिहास की किताब में सम्मिलित नहीं किया गया। जहाँ तक घोड़े की बात है तो उसका किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। घोड़े के जो अवशेष हैं वो ऐसे जो लोग हैं जिनको लगता है घोड़ा नहीं है, जो अकेडमिक्स में है, वो लोथल की जो एक्सकेवेशन रिपोर्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो डॉक्टर SR राव ने लिखी है, उस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि लोथल खुद जहाँ है वहाँ से, लोथल कौन से? लोथल गुजरात में, राइट। लोथल से अर्ली फेज में, मैच्योर फेज में, दोनों ही फेज में घोड़े के अवशेष हमको मिले हैं। पहला सेम बात रंगपुर की है कि रंगपुर से भी घोड़े के अवशेष हैं। सेम बात शिकारपुर की है, शिकारपुर से भी घोड़े के अवशेष हैं। उसके बाद एक और जगह है सुरकोटदा से भी ये जितनी जगह है हर जगह से डोमेस्टिकेटेड हॉर्स के एविडेंस हैं। इसको हमारे साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया, और चूंकि भारतीय वैज्ञानिकों पे विश्वास शायद कम होगा इन लोगों को,
क्योंकि इनको यूरोपियंस पे ही ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि ये उन्हीं की लीगेसी को लेकर चल रहे हैं। तो कई यूरोपियन साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि हाँ, ये जो हॉर्स है ये डोमेस्टिकेटेड हॉर्स था। इवन राखीगढ़ी की अगर इनने एक्सकेवेशन रिपोर्ट तो नहीं, जो एक्सकेवेटर थे डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, उनने, मैं बता रहा हूँ 1998 का जर्नल है पुरातत्व जो 1998 में छपा है, उसमें जो आर्टिकल है रिसेंट एक्सकेवेशन ऑफ राखीगढ़ी, उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ लें। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो टेराकोटा के जो एनिमल्स मिले हैं फिगरीन्स, उसमें हॉर्स भी एक है। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, रंगपुर सुरकोटदा जिनकी मैंने बात करी है गुजरात में है। और ये जो सारा टाइम फेज है, ये मैच्योर फेज जो है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का, दैट इज 2400 BC 2300 BC, तब भारत में घोड़ा था। सिनौली में जो चैरियट है वो 2000 BC या 2100 BC का है। तो घोड़ा भी है, चैरियट भी है। तो ये कहना कि 1500 BC में कोई मध्य एशिया से आया जिनको आपने रेशियल फेस पे डिस्क्रिमिनेट करने का प्रयास करा, उसका कोई तथ्य, आर्कियोलॉजिकली प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ, कोई फैक्ट अब आपके पास है नहीं। ओके, सो ये एस्टैब्लिश हो गया कि घोड़ा भी है और चैरियट भी है। एक थोड़ा सा डाइग्रेशन है। जब बरियल्स मिले वहां पर, तो हमारी सभ्यता के अंदर क्रिमेशन होता है नॉर्मली, बट हमें यहाँ पर बरियल्स मिले। मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च करी तो उसमें पता चला कि हमारे वेदों के अंदर बरी करने की भी प्रैक्टिस मेंशन्ड है। तो क्या उसके बारे में आप कुछ, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट आल्सो? देखिए, 10वें मंडल में ऋग्वेद के जो एंशिएंट मोस्ट टेक्स्ट है पूरी ह्यूमैनिटी का, कोई माने या ना माने, ये फैक्ट है। यहाँ ना कोई राइट है ना कोई लेफ्ट है, ओनली फैक्ट है। तो ऋग्वेद में स्पष्ट वर्णन है समाधि देने का, दफनाने का। और आज भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है। जो दशनामी समाज है, जो साधु संत हैं, इवन जो गृहस्थ हैं और जिनके जो टाइटल हैं वो गोस्वामी हैं, पुरी हैं, गिरी हैं, जो दशनामी समाज से रिलेशन रखते हैं, आज भी उनको समाधि ही दी जाती है, उनको जलाया नहीं जाता। तो ऐसा कहना कि जलाने की परंपरा ही थी हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जलाने की भी परंपरा है और दफनाने की भी परंपरा है। मैं मूल रूप से उज्जैन का हूँ। उज्जैन में जो चक्रतीर्थ है, वहाँ पे एक तरफ शवों को जलाया भी जाता है, और चक्रतीर्थ के पास में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ जो दशनामी समाज हमारा है हिंदुओं में, वो वहाँ पे उनको समाधि भी देते हैं। स्तूप क्या है? स्तूप भी तो समाधि का ही एक कॉन्सेप्ट है। तो भारतीय धर्म जो हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, सब में क्रिमेशन की भी परंपरा है और बरिंग की भी परंपरा है। तो इसके आधार पे डिफ्रेंशिएट कर देना, ये इसका कोई सेंस नहीं है। ओके, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च करी थी तो इसमें ऋग्वेद के अंदर ये मेंशन्ड है कि एक तो स्रोत क्रिमेशन होता है और स्मर्थ बरियल होता है। और इसमें ये मेंशन होता है कि मेरी अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो तो मुझे करेक्ट कर देना आप, कि पुरुष सूक्त के अंदर ये मेंशन्ड है कि मैंने धृत भी रख दिया है, दही भी रख दी है। दही क्या हो गई? कर्ड। दही भी रख दी है, मतलब कर्ड तो हो गई, उसका संस्कृत वर्ड था मैं भूल गया। एंड सोम रस भी रख दिया है। और अब हे यम, आप आओ और इन्हें ले जाओ, और जो इनके पितर हैं उनको भी ले आओ, जो ये जान सके कि उनके डिसेंडेंट्स कौन थे। तो ये बातें भी मेंशन्ड है हमारे ऋग्वेद के अंदर, राइट? ओके, I don't know if this information was necessary or not. अब शुभन जी, अब हमें चैरियट मिल गया, घोड़ा मिल गया। सनौली की जो फाइंडिंग्स हैं वो मोस्टली इसलिए सिग्निफिकेंट है या और भी चीजों के लिए सिग्निफिकेंट है? देखिए, एक तो जो रथ के आधार पे डिवीजन क्रिएट किया गया, उसके लिए तो बहुत सिग्निफिकेंस है। वो क्यों क्रिएट हुआ, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे जब हम आर्यन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अगर हम उसको साइड में रखें तो इसके अलावा और कोई सिग्निफिकेंस है सनौली की जो एक कॉमन मैन को नहीं पता हो शायद? देखिए, दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि जो बात समझने की है कि सिनौली में जो लोग रह रहे थे, आखिर वो किस धर्म को फॉलो करते थे या उसका अनुसरण करते थे। बिल्कुल। तो जैसा हमने देखा कि जो ये रथ है, इसका जो वुडन टायर, जो जिसको हम बोलते हैं व्हील, जो है वो बेसिकली उस पे इनले करे हुए हैं कॉपर के। और वो कॉपर के इनले, ट्रायंगुलर कॉपर इनले है, वो उसका जो शेप है, और वो इस प्रकार दिखता है जैसे वो रेडिएटिंग सन हो, क्योंकि नीचे जो सर्कल है वो छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा हो जाता है। ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि जो रथ है
वो सूर्य किरणों से आलोकित है। अब आप इमेजिन करिए जब वो रथ चलता होगा, और चूंकि उस समय तो कॉपर फ्रेश होगा, तो उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती होंगी तो वो बिल्कुल ऐसा ही लगता होगा कि सूर्य की किरणें जो हैं वो प्रकाशमान हो रही हैं पूरे क्षेत्र में। तो ये जो बात ऋग्वेद में है, ये सिनोली के रथ से एकदम मेल खाती है। और ऋग्वेद में पूरी डिटेल में ये बताया भी गया है कि किस तरह से एक रथ को बनाना चाहिए, किस उसको पूरी टेक्निक भी बताई गई है। देखिए, हाँ, क्या है कि ऋग्वेद में तो ये भी लिखा है कि किस लकड़ी का इस्तेमाल करना है। हाँ। लेकिन दुर्भाग्यवश लकड़ी जो है वो चूंकि डिकम्पोज हो जाती है, तो सिनोली के रथ में लकड़ी कौन सी है ये हम जान नहीं पाए। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि ये किस धर्म को फॉलो करते थे, तो ये स्पष्ट है कि ये वैदिक धर्म के फॉलोअर थे। और अगर हम और क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो इसमें एक कॉफिन है जो बरियल है, जो शवपेटी का है, उस पे एक्सकेवेशन में उसका जो लिड है, यानी उसका जो ढक्कन है, उस पे 8 या 9 कॉपर के एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर बने हुए हैं। बिल्कुल। उनमें जो वो चेहरे हैं, ये तो स्पष्ट है कि अगर वो उसको कॉफिन पे बना रहे हैं तो उसका कोई धार्मिक महत्व तो होगा, ये तो 100% सत्य है। अब वो जो एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर हैं, उनके जो सर हैं उस पे सींग है, यानी उनने कोई हेडगियर जैसा पहना हुआ है जो सींग से युक्त है। अब जब ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद में ये लिखा है, ऋग्वेद के जो प्रधान देवता हैं वो इंद्र और अग्नि हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले लोग थे, क्योंकि वो जो एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर हैं उनमें जो वो सींग बने हुए हैं, ऋग्वेद में स्पष्ट वर्णन है कि इंद्र और अग्नि जो हैं वो बैल के जैसे तीक्ष्ण सींग जो होते हैं, तीक्ष्ण सींग, उस प्रकार का वो हेडगियर पहनते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लिटरेचर में लिखा है उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो सिनोली का वो जो बरियल है जिसके ऊपर वो जो एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर बने हैं कॉपर के, चूंकि उनका धार्मिक महत्व ये स्पष्ट है, वो इंद्र और अग्नि के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकते। और इस कॉफिन को खोला भी नहीं जा सकता, इसको अभी तक खोला नहीं गया है। उसमें उसके बारे में क्या बातें होती हैं अभी आपके सर्कल के अंदर, क्या हो सकता है उसके अंदर, क्यों, पहले तो टेक्निकली आप ये बताना कि उसको खोल क्यों नहीं पाए, और इजिप्ट में जो इस तरह के कॉफिन्स वगैरह मिलते हैं उनको क्यों खोल पाए वो लोग, और हमारे यहाँ पर जो मिले उसको हम क्यों नहीं खोल पाए, पहला तो ये। और अभी उसके ऊपर क्या रिसर्च चल रही है? देखिए, इजिप्शियन जो कॉफिन है उसमें मेटल यूज हुआ है। यहाँ मेटल है नहीं, यहाँ पूरा वुड है जो डिकम्पोज हो गया है। तो बाकी जो बरियल है सबको हमने एक्सकेवेट करा, सर के मार्गदर्शन में एक्सकेवेशन हुआ, लेकिन ये इसलिए एक्सकेवेट नहीं हुआ, मुझे जो लगता है कि उसके ऊपर जो एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर बने हैं, एक्सकेवेट करने के लिए वो एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर निकालने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। तो बाकी जो बरियल्स हैं सबके अंदर से जो कंकाल हैं वो निकले हैं सभी बरियल्स में से, क्योंकि विद स्पैन ऑफ टाइम सब डिकम्पोज हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आज के समय में बड़ा ये चला है कि भारत का जो कल्चर है इसमें स्त्री और पुरुष में बड़ा डिफरेंशिएशन होता है। इस चीज़ पे बिल्कुल, हाँ। लेकिन सिनोली में ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत में स्त्रियों की अवस्था पुरुषों के समान थी। हमारे यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, कोई मतभेद नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। क्योंकि सिनोली में जो बरियल मिले हैं उनमें कई बरियल जो हैं वो फीमेल के हैं, स्त्रियों के हैं, और उनके साथ में भी चैरियट और ये जो तलवार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वेपन्स जो हैं वो दफनाए गए हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वो जो स्त्रियां हैं, वो जो हमारी माताएं हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि वो जो स्त्रियां हैं वो योद्धा थी और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में भाग लेती थी। तो ऐसा कहना कि भारत में कोई डिस्क्रिमिनेशन था, ये वेस्ट में हो सकता है ये डिस्क्रिमिनेशन, भारत में तो स्त्रियों और पुरुषों में कभी भेदभाव रहा ही नहीं, हमने सबको समान माना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो कॉफिन है उसके बारे में अभी उसके ऊपर क्या रिसर्च चल रही है, क्या उस पर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, जो डीएनए एनालिसिस है वो उसके ऊपर होना है। जितना सर ने विवरण दिया है उससे ये स्पष्ट है कि जो सिनोली का डीएनए है वो राखीगढ़ी के डीएनए से मैच करता है, और राखीगढ़ी का जो डीएनए है वो इंडिजीनियस है, उसमें कोई सेंट्रल एशियन मिलावट नहीं है। और सिनोली का डीएनए जो है वो राखीगढ़ी से एकदम समानांतर है, मतलब इसमें भी कोई सेंट्रल एशियन मिलावट नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो ये लोग थे ये यहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। जैसे एक स्कॉलर हैं आस्को पारपोला, उनने पहले कहा था कि 1500 BC में आर्य आए बाहर से,
सिनौली एक्सकेवेशन जब हुआ, जब नई नई डेट्स आई थी तो 1800 BCE थी, तो उनने आनंद फानन में एक आर्टिकल लिखा और लिखा कि फर्स्ट वेव ऑफ आर्यंस है सिनौली, 1800 BCE में आए थे, लेकिन अब सिनौली की डेट 2100 BCE है। तो ऐसा हो सकता है कि आस्को पारपोला 2-3 महीने बाद ये भी बोल दें कि नहीं, वो इस वेव के पहले भी एक वेव थी जो 2100 BCE में आए थे। तो ये सारी निराधार बातें, इसीलिए सिनौली का जो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो ये जो 21वीं शताब्दी है इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, अब सिनौली के बारे में हमने बात करी। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द बिगेस्ट इम्पैक्ट दैट इट हैज हैड इज ऑन आर्यन थ्योरी। आर्यन थ्योरी के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट रहा, तो एक बार क्रक्स में ब्रीफ में आप ये समझाओ कि जो आर्यन थ्योरी है ये क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और देश के ऊपर क्या असर रहा है इस आर्यन थ्योरी का। फिर हम बात करेंगे कि कैसे उसको डिस्प्रूव करती है। देखिए क्या है कि आर्य शब्द जो है वो बेसिकली श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है उसके लिए उपयोग किया गया है। और ये सबसे पहले कहाँ उपयोग किया गया है, कहाँ दिखता है इसका उपयोग? हम जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें आर्य शब्द का उल्लेख है। दूसरा, अगर हम जैसे मैं जितना जानता हूँ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये गुणवाचक शब्द है, कुषाणों का एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं 3, एक उनके गुरु हैं और 2 उनके डिसाइपल हैं। तो जो गुरु हैं उनके साथ आर्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बाकी जो 2 उनके नीचे के जो शिष्य हैं उनके साथ आर्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुरु चूंकि श्रेष्ठ हैं इसलिए उनके साथ आर्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो आर्य जो है वो, हम अगर हमारे जो किताबें हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें भी ये स्पष्ट है कि वो गुणवाचक शब्द है। हमारे जो इंस्क्रिप्शन है जिसको हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही मानते हैं, उसमें भी ये स्पष्ट है कि वो गुणवाचक शब्द है। समस्या ये है कि जब यूरोप से जो ब्रिटिशर्स भारत में राज करने के लिए आए और ये मानते थे कि 2000, आज से लगभग 2000 साल पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व धरती पर कुछ था ही नहीं, इसीलिए टाइमलाइन आज भी वैसे ही चल रही है। अभी 21वीं शताब्दी है, पहले हम बोलते थे BC बिफोर क्राइस्ट। तो उनने देखा कि इनका जो कल्चर है वो, जब भारत आए ये लोग और इन्हें देखा कि भारत का जो कल्चर है वो बड़ा रिच कल्चर है और वो हमसे पुराना है, तो अपने राज को जस्टिफाई करने के लिए, सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ये बोल दिया कि आज से लगभग 1500 साल पहले जब आप बड़े दोयम दर्जे के थे, जंगलों में रहते थे, अनसिविलाइज्ड थे, तब हम आए थे आपको सिविलाइज्ड करने। और आज देखो ये 2000 साल और बीत गए, 2-2.5 साल से ज़्यादा बीत गए, आप फिर से अनसिविलाइज्ड हो गए हैं, हम आपको फिर से सिविलाइज्ड करने आए हैं। और इस प्रकार जो लेजिटिमेसी है, अपने वो जो उनका जो कुशासन था उसको लेजिटिमेसी दिलाने का प्रयास किया गया। तब ये विवाद हुआ कि ये आर्य जो है ये जातिगत शब्द तब से हुआ, उसके पहले तो वो गुणवाचक शब्द ही था। तो आर्यन थ्योरी जो है वो इस प्रकार जनरेट की। तो आर्य शब्द उनका खुद का भी नहीं है, उनका खुद आर्य शब्द तो हमारा है, संस्कृत का शब्द बिल्कुल, लेकिन वो कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गुणवाचक शब्द है कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा, आम आदमी के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखाता। तो जो श्रेष्ठ है वो आर्य है, जो श्रेष्ठ नहीं है वो आर्य नहीं है। वो उसके गुण कैसे हैं उस पर निर्भर करता है। सारा मामला कुछ इस प्रकार का है। लेकिन अब ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये आर्य, जिस प्रकार से इसको प्रोपोगेट किया गया, बड़ी विडंबना है कि राजनीति में इसका गलत इस्तेमाल हुआ और भारतीय समाज जो है उसको बांटने का कार्य इस वर्ड ने करा है। ऐसा कहा गया कि चूंकि आर्य तो बाहर से आए थे, यहाँ जो रहने वाले थे वो मूल निवासी थे, और आर्यों ने आके यहाँ का जो कल्चर था उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अपना जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है वो यहाँ के मूल निवासियों पे थोप दी। और विडंबना ये है, उसका जो एक्सट्रीम लेवल है वो ये है कि आज से कुछ वर्षों पूर्व विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संसद में बोले कि हम जो है वो मूल निवासी हैं यहाँ के, और आप जो हो वो आर्य हो, बाहर से आए हो, आपने हमारा तब भी शोषण करा था, आप हमारा अभी भी शोषण कर रहे हो। लेकिन इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, ये वही कपोल कल्पना है जो अंग्रेजों ने भारत को दी थी और कुछ लोग आज भी उसको कंधे पे ढोके चल रहे हैं भारत का विभाजन करने के लिए, भारतीय समाज का विभाजन करने के लिए। तो आर्य जो थे वो एज पर द आर्यन थ्योरी वो सेंट्रल एशिया से आए। एशियन, एक इसमें स्टेप्स की बात होती है, थोड़ा सा एक बार आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि क्या टर्मिनोलॉजी, उसका मतलब क्या है, फिर उसके बाद ये बताना आप कि वो वहां से आए और उसके आगे चलेंगे एक बार। बेसिकली ऐसा है कि जैसे वो घोड़े और रथ की जो बात हमने करी, राइट, तो ऐसा मानना था कि 1500 BC में कुछ लोग जो हैं, पहले तो बोलते थे कि इन्वेजन हुआ, आक्रमण कर दिया, मार दिया यहाँ के लोगों को,
लेकिन वो थ्योरी धराशायी हो गई। वो थ्योरी को धराशायी करने वाले भी यूरोपियन विद्वान ही थे कि नहीं, इन्वेजन तो कोई हुआ ही नहीं है। कैसे, क्यों? ऐसा कहा गया, मोहनजोदड़ो में एक जगह है, एक स्पॉट है बेसिकली एक्सकेवेशन में, और व्हीलर एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए, उनने एक थ्योरी दी, मैसेकेर थ्योरी, उसको हम व्हीलर मैसेकेर थ्योरी के नाम से जानते हैं। उनको कुछ शव जो हैं वो यत्र तत्र पड़े हुए मिले, कंकाल, एक्सकेवेशन के टाइम पे। तो उनने ऐसे बोला कि ये इसलिए मिले हैं, ये जब जब यहाँ आए तो उनके साथ युद्ध हुआ होगा और ये युद्ध में मारे गए हैं, और अभी इसीलिए ये कोई कहीं मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है, यानी प्रॉपर बरियल उनका हुआ नहीं है। तो ये थ्योरी दी गई उस समय। लेकिन जो अमेरिकन स्कॉलर्स हैं, मेरे हिसाब से कैनेडी का नाम उसमें प्रमुखता से लेना आवश्यक होगा, उनने ये बोल दिया कि नहीं, ये जो शव हैं ये कोई कट मार्क या जो तलवार जैसे हम जिसको बोलते हैं, या कोई हथियार से नहीं मरे, इनके जो घाव थे वो तो पहले ही भरा गए थे, ये किसी और कारण से मरे। तो वो जो मैसेकेर की थ्योरी थी वो तो उस समय गिर गई, तो जो इन्वेजन की बात थी ये खत्म हो गई। लेकिन फिर भी जस्टिफाई करना था तो इन्वेजन की जगह लाया गया माइग्रेशन, कि नहीं धीरे धीरे आए थे। लेकिन अगर धीरे धीरे आए होते तो डीएनए में कहीं ना कहीं तो हमको दिखता। लेकिन अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो अमेरिकन स्कॉलर हैं कैनेडी और लुकोक्स, इनकी जो रिसर्च है वो 60s और 70s की रिसर्च है। उनने उसमें स्पष्ट करा है कि 4500 BCE से लेके 800 BCE तक ये जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, इसमें डीएनए में कोई डिसरप्ट है ही नहीं, यानी कोई सेंट्रल एशियन डीएनए सम्मिलित हुआ ही नहीं है यहाँ के लोगों में। आर्यन थ्योरी 1800 के आसपास, पर ये जो इनकी थ्योरी है वो पता नहीं कहाँ से ये थ्योरी लेके आए हैं। ये कहते हैं कि 1500, 1600, 1700 के आसपास बाहर से लोग आए थे। अगर लोग आते तो डीएनए में कुछ तो डिसरप्ट होता। लेकिन 800 BC तक ये कोई भारतीय स्कॉलर नहीं कह रहा है, क्योंकि भारतीय स्कॉलर पे तो भरोसा कम किया जाएगा। हमारी समस्या, हम सबसे पहले वेस्ट की तरफ देखते हैं। तो ये तो वेस्टर्न स्कॉलर्स कह के गए कि कोई डिसरप्ट है ही नहीं। गुड 700-800 years कोई डिसरप्शन नहीं है, कोई डिसरप्शन नहीं है। तो 4500 से लेके 800 BCE तक, और उसी टाइम फ्रेम में 1500-1600 BCE भी आता है। हाँ, मतलब 1500 से लेकर 800 के मतलब कोई डिसरप्ट नहीं है। और जो रिसर्च डीएनए, जो रिसेंट डीएनए रिसर्चेस हो रही हैं, वो भी इस बात को प्रूव कर रही हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। 1000 BCE के पहले कोई डीएनए में मिक्स हो ही नहीं रहा है। तो ये जो बातें हैं ये तथ्यात्मक रूप से तो पूर्ण रूप से गलत है। इनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। पहले भी जो ये रची गई है, जो कूचक्र रचा गया, वो विदाउट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस था, और उस समय ठीक है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं था, इसलिए उसको डिफेम नहीं कर पाए। लेकिन अब जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है या जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हो रही है, उनने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई मिथ, जो ये स्पष्ट रूप से एक मिथ है कि कोई आर्य बाहर से आए थे। कोई बाहर से नहीं आया। भारत में जो भी रह रहे हैं वो सब यहीं के मूल निवासी हैं। और ये जो पेपर है स्टेपीज के बारे में, स्टेपी पेस्टोरलिस्ट, ये पेपर क्या कहता है? ये सेम ही चीज कहता है? देखिए, कौन क्या कहता है, पहले क्या कहा गया, उससे सरोकार करे बिना हम ये देखें कि अभी की जो रिसर्च है वो रिसर्च तो इन सारी बातों को डिनाई कर देती है। मैंने बोला ना, रिसर्च तो पहले भी हुई थी कैनेडी और लुकोक्स की 60s और 70s में। दुर्भाग्य है कि उनको कभी पढ़ाया नहीं गया, जबकि वो भी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट और साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कर रहे थे। लेकिन वो पुस्तकों में कभी सम्मिलित नहीं हुआ। वो तो अब जब पुरानी चीज़ों का जब फिर से पुनर्अध्ययन हो रहा है तो ये बातें सामने आ रही है कि तो पहले ही लिखा हुआ था कि वो डिसरप्ट नहीं है। और सौभाग्य से सिनोली का एक्सकेवेशन हो गया, चैरियट मिल गया, तो ये जो बातें थी आर्कियोलॉजिकली भी डिनाई हो गई हैं। और जो नई डीएनए रिसर्च है वो सेम है जैसे लुकोक्स और कैनेडी की थी। और ये डीएनए रिसर्च कहाँ पर हो रही है, कौन कर रहा है? डॉक्टर नीरज राय हैं। तो डॉक्टर नीरज राय और डॉक्टर संजय कुमार मंजुल ये मिल के ये डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं, और शीघ्र ये प्रकाशित भी हो जाएगा। कई जगह प्रकाशित हुआ भी है, उस पर कुछ आर्टिकल्स आए भी हैं। वो ये स्पष्ट है कि 1000 BCE के बाद में ही डिसरप्ट आया है, उसके पहले तो कुछ भी नहीं है। और ऑन अनदर नोट, ये जो जेनेटिक स्टडीज होती हैं ये भी आर्कियोलॉजी का पार्ट होता है? देखिए, डायरेक्ट आर्कियोलॉजी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ एक अलाइड सब्जेक्ट हम उसको समझ सकते हैं। जैसे हमने बोला आर्कियोलॉजी इज अ साइंस, तो कई सब्जेक्ट जो हैं वो आर्कियोलॉजी से कोरिलेटेड रहते हैं। हम जेनेटिक स्टडी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल डेटा में जो वो अपलिफ्टमेंट ही लेके आएगी और उसको मजबूती प्रदान करेगी। ओके, अब मैं थोड़ा सा कल्चरल इम्पैक्ट की तरफ जाना चाहूँगा। हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, हमारे जो इतिहास हैं रिलीजन में उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे महाभारत हो गया, और सिनोली के एक्सकेवेशन के बाद महाभारत की भी बात उठी। हस्तिनापुर में जो एक्सकेवेशन हुआ उसमें भी आई थिंक हु वाज अ साइंटिस्ट हु डिड इट, डॉक्टर DB शर्मा
हस्तिनापुर एक्सकेवेशन डॉक्टर बीबी लाल के डॉक्टर बीबी लाल, सॉरी, डॉक्टर बीबी लाल ने किया, और उन्होंने ये मेरे ख्याल से उनको जो वहां पर पॉटरी मिली उसको महाभारत की एज का ही बताया, राइट। सनौली की एक्सकेवेशन महाभारत से किस तरह से कोरिलेट करती है, और उसमें ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, कॉपर होर्ड्स, चैरियट्स, इन सब का क्या रोल है? देखिए, पहला तो ये है कि जो डॉक्टर बीबी लाल की थ्योरी थी वो ये थी कि जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है, इस पर एक अलग प्रकार की थोड़ा पॉटरी एक है, बार ये टर्म भी एक्सप्लेन करना। एक अलग प्रकार का बर्तन है जो आज से लगभग 3000 साल पहले बनता था। वो ग्रे कलर का होता था, मेटेलिक साउंड था उसमें, और ब्लैक कलर से पेंटिंग होती थी। वो पेंटेड ग्रेवेयर है। उनको जो महाभारत में जो वर्णित स्थल हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हस्तिनापुर, वहाँ से पेंटेड ग्रेवेयर मिला, और भी जो अलग अलग भारद्वाज आश्रम और ये सारे स्थल हैं, यहाँ से पेंटेड ग्रेवेयर जो है वो प्राप्त हुआ। उस समय लिमिटेशंस थी, साइंस इतना आर्कियोलॉजी के साथ काम नहीं करता था, तो उसमें ध्यान में आया, और उनका ये व्यू पॉइंट था कि ये जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है ये महाभारत से एसोसिएटेड है। लेकिन बाद में आर्कियोलॉजिकल फेटर्निटी के कई ऐसे स्कॉलर हैं जो इस थ्योरी को डिनाई करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत जो है, जैसा उसमें वर्णन है, वो एक विकसित समाज का वर्णन करते हैं, शहरीकरण की बात करते हैं। लेकिन ये जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है ये पूर्ण रूप से ग्रामीण संस्कृति है। तो ठीक है, ये कोइंसिडेंस है कि वो हर जगह से वो पॉटरी मिल रही है, लेकिन ऐसा कह देना कि पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर ही महाभारत है, ये थोड़ा सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि टाइम फ्रेम भी अगर हम देखें तो पीजीडब्ल्यू का टाइम फ्रेम तो आज से 3000 साल पुराना है, और महाभारत की जो डेट है, जो एक रवि कीर्ति का एक इंस्क्रिप्शन है एहोल में, उसमें वो डेट लगभग 5000 के आसपास की है वर्तमान समय से। नीलेश ओक भी उस बारे में बात करते हैं अपनी बुक के हाँ, अंदर। उस इंस्क्रिप्शन की बात हर जगह होती है, Yeah. क्योंकि उसमें लिखा है कि महाभारत की वॉर कब हुई, ऐसी कुछ बातें हैं। तो वो शायद 3102 BC के आसपास की कुछ बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजी जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है वो भी ये बोलता है कि नहीं, 1000 BC में तो कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरा फिर है कि जैसा महाभारत का कल्चर है वो डेवलप्ड कल्चर है, और पीजीडब्ल्यू जो है वो एक ग्रामीण कल्चर है बेसिकली। तो उसके पीजीडब्ल्यू के साथ महाभारत को कंपेयर करना ये थोड़ा सा डाउटफुल है। दूसरी बात जो सिनौली की है, कुछ स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि शायद ये महाभारत से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट रखते हुए मैं ऐसा समझता हूँ कि चूंकि महाभारत की डेट अभी एक तो हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है वो बोलते हैं 3000 BC, सिनौली की डेट 2000 और 2100 BC के आसपास की है। तो इतनी जल्दी तो किसी हम उत्तर पे नहीं आ सकते, लेकिन हाँ ये स्पष्ट है कि महाभारत भी जो है वो लोग भी वैदिक धर्म के फॉलोअर थे। सिनौली में जो लोग रह रहे हैं वो भी वैदिक कल्चर या वैदिक धर्म के फॉलोअर हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि जो वैदिक धर्म है वो समानांतर चलता आ रहा है, लेकिन अब महाभारत 3000 BC में हुई या 2000 BC में हुई, ये अभी एक रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, वी हैव नॉट बीन एबल टू एस्टिमेट द राइट डेट। हमारे पास अभी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स अभी उस प्रकार के नहीं है कि हम एकदम फुल प्रूफ कहते हैं कि हाँ यही टाइम फ्रेम है और यही स्थान है। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि हम जैसे आपसे बात करके अभी थोड़ी देर ड्यूरिंग द पॉडकास्ट एंड ऑल्सो बिफोर द पॉडकास्ट, और जो मैंने रिसर्च करी उसमें हर आर्कियोलॉजिस्ट वेदों का और स्क्रिप्चर्स का रेफरेंस देते हैं। तो और एक तरफ से हम बात करते हैं कि आर्कियोलॉजी इज अ साइंस, फैक्ट्स की बात हो रही है। तो आप स्क्रिप्चर्स को किस तरह से देखते हो एज एन आर्कियोलॉजिस्ट? देखिए, ऐसा है कि वेदों में जो बातें लिखी हैं वो पूर्ण रूप से तो कपोल कल्पना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सरस्वती की बात है, उनने लिखा है सरस्वती बहती थी, बड़े वेग के साथ बहती है। पहले तो मानते नहीं थे, आज साइंस डेवलप हो गया तो ये बात तय हो गई कि हाँ एक हिमालय से नदी निकलती थी जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा होते हुए बहती थी, और वो पेरिनियल रिवर थी, उसका पार्ट जो है वो लगभग 5-7 किलोमीटर चौड़ा था। तो जो वेदों में लिखा है सरस्वती का उल्लेख, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या साइंटिफिक एविडेंस आज हमारे पास हैं। तो आर्कियोलॉजी में यही है कि हमारे पास अगर कोई वस्तु है या हमारे पास कोई एंटिक्विटी है, क्या स्क्रिप्चर जो है अगर उनमें ऐसा कोई वर्णन हो तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं क्या? कोरिलेट करते हैं और फिर उस बात को प्रूव कर उसके बाद पे फिर उस पर मत प्रतिपादित किए जाते हैं। राइट। सो वेदों को जब हम पढ़ें या उनको समझें तो हमें सिर्फ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, बल्कि फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, और खाली वाइस वर्सा भी नहीं होना चाहिए, खाली फैक्चुअल से भी नहीं स्पिरिचुअल से भी देखना चाहिए। और
कंटेक्चुअली आप उसको यूज कर सकते हो किसी भी तरह से, राइट? जैसे विधि के बारे में बात करी, रथ बनाने की विधि दे रखी है उसके अंदर, आपने सरस्वती की बात करी, सरस्वती की विधि दे रखी है, फिर ये दफनाने की विधि और क्रिमेट करने की विधि दे रखी है, ये सब चीजें भी दे रखी हैं। ये बात हमने स्क्रिप्चर्स की करी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि, और ये मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, कि जो हम इंडियन पीपल, जो भारत के लोग हैं, ये कौन है, और अफ्रीका से हम माइग्रेट हुए या नहीं हुए, कितने साल पहले हुए, किस तरह से ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और इसकी आर्कियोलॉजिकल बेसिस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। देखिए, ये जो एस्पेक्ट है अफ्रीका वाला, ये तो इसमें तो कोई राइट लेफ्ट है नहीं। कुछ लोगों को इसमें भी करना रहता है, लेकिन इसमें हो नहीं सकता। ऐसा है कि अफ्रीका में हमको बहुत सारे फॉसिल्स मिले, उसमें होमो इरेक्टस का है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस का है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस का है। तो ये वहाँ का जो क्लाइमेट है, मिट्टी जो है, वो इस प्रकार के अनुकूल है कि वो कंकाल को फॉसिल में कन्वर्ट कर देती है। भारत के साथ समस्या है कि हमारे यहाँ मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा है, या नमी बहुत है, तो फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। अब अभी तक जो एंशियंट डेट है अफ्रीका की, वो लगभग 2.5 MY 2.6 MY के आसपास है, और ऐसा बोला जाता है 2.5 मिलियन ईयर्स, हाँ, यानी 25 लाख साल पहले। और ऐसा बोला जाता है कि लेटर फेज में धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलना चालू हुए और दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भारत में साउथ इंडिया, जिसको हम अभी दक्षिण भारत बोलते हैं, वहाँ पे एक जगह है अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम में जो एक्सकेवेशन हुआ और जो स्टोन टूल्स मिले और उनकी जो डेटिंग हुई, वो हुई 1.7 MY। तो अब ये प्रश्न उठने लगा है कि जब इतनी डेट पुरानी हमारे यहाँ है और वो भी दक्षिण भारत में है, तो क्या जो अभी तक अफ्रीका ओरिजिन की बात होती थी, क्या ऐसा संभव, मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये रिसर्च का विषय है, क्या ऐसा संभव है कि जो ह्यूमन ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं भारत में हुआ है? हो सकता है कि मैं अभी कुछ ज़्यादा बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम जा रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि अतिरमपक्कम की जो डेट है वो बहुत पुरानी है और वो कहीं ना कहीं अब कंटेम्प्रेरी हो रही है। तो ये अभी रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऐसी बातें अब उठने लगी हैं आर्कियोलॉजिकल फेटर्निटी में कि पॉसिबल है कि चूँकि हमारे यहाँ तो फॉसिल नहीं मिलते, तो हम बता नहीं सकते कि किससे एसोसिएटेड है, लेकिन टूल्स के बेसिस पे या जो डेटिंग्स आ रही हैं वो 1.7 MY जाना बहुत ज़्यादा होती है। तो इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है, लेकिन अभी ये रिसर्च का विषय है। और क्या क्या रिसर्च हो रही है एट द मोमेंट आर्कियोलॉजी में? जैसे अगर हम देखें, सबसे इस समय जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो राखीगढ़ी है। वंस अगेन, राखीगढ़ी भी सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन की साइट है, और पहले ऐसा माना जाता था कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट थी, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि सबसे बड़ी साइट तो राखीगढ़ी थी उस सिविलाइजेशन की। और राखीगढ़ी जो है वो सरस्वती की एक ट्रिब्यूटरी, जिसको हम दृशद्वती के नाम से जानते हैं, वो दृशद्वती के किनारे पे स्थित थी। और अभी वंस अगेन मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर संजय कुमार मंजुल, उनके ही लीडरशिप में वहाँ एक्सकेवेशन चल रहा है, और अभी कुछ नए एविडेंस जो आए हैं उसमें एक तो स्टेडियम होने की बात उस टाइम में, ओह वाह, उसकी हमारे पास कुछ एविडेंस आए हैं। पहले ऐसा था कि खाली धोलावीरा से ही हमको स्टेडियम मिला था, लेकिन अब जो रिसेंट एक्सकेवेशन है उसमें जो प्रिलिमिनरी आर्टिकल्स हैं उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि राखीगढ़ी में भी स्टेडियम था और धोलावीरा से बड़ा था। उसके अलावा राखीगढ़ी में एक वाटर टैंक होने की बात भी सामने आ रही है कि वाटर रिजर्वायर जैसा पानी को स्टोर करने के लिए वो वाटर रिजर्वायर का एग्जिस्टेंस भी राखीगढ़ी में था। तो इस समय अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करें तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन से जो रिलेटेड आर्कियोलॉजी है उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो राखीगढ़ी है। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि साउथ इंडिया में भी जो आयरन की जो डेट और पीछे जाने लगी है, वो भी एक नया जो पहले पुरानी जो हाइपोथेसिस थी कि बाहर से आयरन भारत में आया है, 1000 BC के बाद ही आयरन भारत आया है, लेकिन ऐसा नहीं। अब हमारी जो डेट है वो 3500 BC तक जा रही है। तो फिर वही बात है कि जो हमने शुरू में बात करी, क्या ह्यूमन ओरिजिन भारत में हुआ था क्या? तो वैसा ही लग रहा है कि जो आयरन का ओरिजिन है वो भी भारत में ही सबसे पहले हुआ है। ये भी हमने बाहर से आए लोगों से नहीं सीखा है, हमने खुद इसको मेल्ट करना सीखा। तो ये भी बात होती है कि
अफ्रीका से अभी तक की जो थ्योरी है, अफ्रीका से लोग माइग्रेट हुए और बाहर से ये लोग कहते हैं कि आर्यन आए, बट अगर हम उसको, वो तो अभी रिफ्यूट कर ही दी हमने, प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर दिया उस थ्योरी को, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया से, भारत से लोग उस साइड गए, वेस्ट में गए। इसके कोई प्रूफ है, इसके कोई एविडेंसेस मिलते हैं बाहर? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो डेट्स है 1.7 MY वो इंडिकेट कर रही हैं कि हमको रीथिंक करने की आवश्यकता है। जैसे आज से 70-80 साल पहले ये कोई सोच नहीं सकता था कि क्या ये जो फेक थ्योरी है आर्यन माइग्रेशन की, ये कभी बदल पाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2018-19 के आसपास वो थ्योरी गिर गई। ऐसा ये था कि आयरन जो है वो तो 1000 BC के बाद ही भारत में आया, पहले वो भारत में था ही नहीं। लेकिन अब ये आज से 20 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसी करंट ईयर में आयरन की जो डेट है वो 3500 BC तक जा रही है। तो आर्कियोलॉजी में तो हम जो हमको पता नहीं है उसकी ओर जाते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे किस प्रकार की फाइंडिंग्स होगी और क्या नई थ्योरीज डेवलप होंगी। तो उसमें से एक संभावना ये भी है कि जो ये अफ्रीका से माइग्रेशन है, पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा कि माइग्रेशन जो है वो इंडिया से हुआ हो, या कंटेम्प्रेरी दोनों साथ में थे। ऐसा नहीं है यहाँ भी उत्पत्ति हुई वहाँ भी उत्पत्ति हुई, ऐसा कहना कि वहीं उत्पत्ति हुई और वहाँ से सब फैल गए। हो सकता है ये थ्योरी कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाए इन फ्यूचर। इंडिया के दूसरे पार्ट्स में क्या हो रहा है? साउथ इंडिया की आपने बात करी, अभी वहाँ पर आयरन की बात करी। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट में अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज फोरम भारत में हुआ, उसमें जो नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत को मिली है वो नॉर्थ ईस्ट की है, और नॉर्थ ईस्ट की पहली कल्चरल हेरिटेज है वो। और वो अहोम डायनेस्टी के बरियल माउंट्स हैं, जैसा हमको इजिप्ट में दिखता है, राजाओं को दफनाया जाता था और उसके ऊपर पिरामिड जैसे बनाए जाते थे। तो ये जो मोइदाम्स हैं, चराइदेव करके एक स्थान है असम में, वहाँ पे ये बरियल माउंट्स बनाए गए और जो अहोम राजा हैं उनको वहाँ पे बेसिकली समाधि दी जाती थी। और आज भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी उसमें आस्था है, आज भी वहाँ पूजन होना और सारी चीज़ें होती हैं। और भारत के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि नॉर्थ ईस्ट में पहली बार हमारे पास कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमको मिली है, और वो इसी वर्ष वो डिक्लेयर हुई है। इस वर्ष या पिछले वर्ष वो डिक्लेयर हुई है। वैसे नॉर्थ ईस्ट काफी ज्यादा अनडिस्कवर्ड है, अभी बहुत कम अनएक्सप्लोर्ड है, राइट? इट इज वेरी, जो स्टेट डिपार्टमेंट है नॉर्थ ईस्ट का, दैट इज़ असम आर्कियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, सौभाग्य से मेरे कुछ परिचित उस डिपार्टमेंट में हैं, तो कई स्तर पे वो लोग सर्वे कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि चूंकि अब वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, तो इतनी लंबे समय तक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, इस कारण वहाँ आर्कियोलॉजी तो हमेशा सेकेंडरी रही। लेकिन अब चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ की जो सरकार है वो चाहती है कि आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च और हों, तो वो डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उसका ही एक नतीजा जो है ये मोइदाम वाली साइट वर्ल्ड हेरिटेज बनना है। और मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी आर्कियोलॉजी का फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट है। ऑन अ सेपरेट नोट, आपके हिसाब से आर्कियोलॉजी देश के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, देश की जो दशा और दिशा है वो चलती है संसद से। और संसद में जब ऐसा कहा जाए कि तुम आर्य हम मूल निवासी, तुम बाहर से आए, तुमने हमारा शोषण करा, तो ये जो मिसकंसेप्शन है, जो पूरे भारत को डिवाइड करने का मिसकंसेप्शन है, उसको अगर कोई डिफेम कर सकता है या डिफेम कर रहा है तो आर्कियोलॉजी ही है। इसीलिए बिना आर्कियोलॉजी के भारतीय समाज जो है उसको एकजुट नहीं किया जा सकता। ये जो कंसेप्शन है कि कुछ बाहर से आए कुछ यहीं के हैं, ऐसा नहीं है। आर्कियोलॉजी इस बात को एकदम विथ फैक्ट प्रूफ कर रही है कि हम सब भारत के ही हैं और सब यहीं के मूल निवासी हैं, कोई बाहर से नहीं आया। इट इज़ क्रेजी कि कोई आया बाहर से, उसने बिना पीयर रिव्यू के, बिना रिसर्च के या बहुत ही सॉलिड रिसर्च के एक थ्योरी बना दी, जिसके बेसिस पे आज तक देश डिवाइडेड है। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि और ज्यादा लोग आर्कियोलॉजी में आए, और ज्यादा स्मार्ट लोग आर्कियोलॉजी में आए और इसको एक एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन चूज करें। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने बात करी, हाउ इज आर्कियोलॉजी एज अ करियर? देखिए, पैशन जो है, अगर आपका पैशन है तो फिर सक्सेस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका डिवोशन नहीं है, पैशन नहीं है, तो फिर एज अ एडवेंचर
आर्कियोलॉजी को समझ के आर्कियोलॉजी में नहीं आना चाहिए। बहुत रिगरस काम है, लंबा संघर्ष है। तो अगर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और राष्ट्र के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ आर्कियोलॉजी से बढ़िया एस्पेक्ट या फील्ड कोई नहीं है। लेकिन हाँ, यह संघर्ष करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि संघर्ष जिनने करा है उनका ही नाम जो है वो जपा जाता है या लिया जाता है। तो बिना संघर्ष के तो यूं भी कुछ प्राप्त होना संभव नहीं है। हर कोई इंडियाना जोन्स नहीं बन जाता, थोड़ी सी मेहनत। अब हमको इससे भी अलग होना चाहिए। हमको ऐसा बोलना चाहिए कि हर कोई बीबी लाल नहीं बन जाता। आई एग्री। आई थिंक जो एक सॉफ्ट पावर होती है एक कंट्री की, वो फिल्मों से बहुत ज़्यादा बनती है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री को भी इसके ऊपर ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर, बीबीलाल सर की आपने बात करी, अपॉलॉजीज फॉर नॉट टेकिंग हिज नेम अर्लियर प्रॉपरली, क्योंकि मेरी इसके अंदर इतनी नॉलेज नहीं है। बट गेटिंग अवे फ्रॉम दैट, इन हीरोज के ऊपर भी फिल्में बनानी चाहिए, मूवीज बनानी चाहिए, इनको मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहिए ताकि हमारी जो जनता है, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो और ज़्यादा इंस्पायर हो सकें। और शायद मेरे जैसे बेवकूफ़ जो इंडियाना जोन्स की बात करते हैं, वो शायद बीबीलाल के बारे में बात करें। इसमें मैं एक नाम और जोड़ना चाहूँगा, वो है डॉक्टर वी.एस. वाकणकर का, जो भारत की सिंगल प्री हिस्टोरिक साइट है जिससे भारत पूरे दुनिया में जाना जाता है, दैट इज़ भीमबेटका। उसको ढूंढने वाले और उस पर रिसर्च करने वाले वाकणकर ही थे और सौभाग्य से मैं उसी डिपार्टमेंट का एक पत्ता हूँ जहाँ वाकणकर थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भीमबेटका की जो खोज है वो वाकणकर जी ने, वो एक ट्रेन में जा रहे थे और उनके पास सीट भी नहीं थी, जहाँ टॉयलेट होता है ट्रेन का उसके पास में कागज़ बिछा के वो अधिकांश समय सफ़र करते थे और साइकिल से घूम घूम के पूरा जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ उन्होंने सर्वे करा। और विकट परिस्थितियों में भीमबेटका जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ढूंढी, लेकिन कैसे ढूंढी, तो एक वो मीटर गेज की जो ट्रेन होती है उसके बाथरूम के साइड में कागज़ लगा के नीचे जमा के बैठे हुए थे। देखा कि यार ये कुछ, वो पहले कहीं विदेश गए थे, उन्होंने देखा था कि वहाँ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जो हैं वो कुछ इसी प्रकार के पहाड़ थे। तो ट्रेन बरखेड़ा स्टेशन पे रुकी, वो नीचे उतरे और जाके खोज कर दी। और भोजन में क्या खाते थे, तो सारी सुविधाएं नहीं थी, तो आलू जो होता है उसको सुबह रेत में रख देते, वो पक जाता और शाम को आके उसको खा लेते। तो संघर्ष, साथ में राष्ट्र के प्रति प्रेम, पैशन और डीप पैशन। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, सोर्स नहीं था, फिर भी काम करके दिखाया। और मध्य प्रदेश में आप जब जाएंगे तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ के बुजुर्ग लोग वाकणकर का नाम न लेते हों। इतना कनेक्शन लोगों से एज एन आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में, और उनको जगाना कि नहीं, ये हमारी धरोहर है, इसको सहेज के रखना है। तो ऐसे लोग भारत की आर्कियोलॉजी में हुए हैं, तो हमारे कंधों पे तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों की लीगेसी को जब लेके चल रहे हैं तो जो विषय है उससे बेईमानी ना हो, उसके साथ खिलवाड़ ना हो, संपूर्ण समर्पण हो और किसी भी प्रकार का खिलवाड़ विषय के साथ ना किया जाए, वरना वो जो उन लोगों की जो लीगेसी है हम उसको डिफेम कर देंगे। आप भी बहुत सारी साइट्स पे गए हो? हाँ, गया हूँ। अपर गंगा यमुना दोआब जो है उसका मैंने सघन सर्वे करा है। कुछ प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, खंडवा में हैं, नरसिंहपुर में है, रॉकआर्ट साइट हैं, वो कुछ ढूंढी हैं। सौभाग्य से सिनौली पे काम करने का अवसर मिला है। तो ठीक है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में हूँ तो थोड़ी बंदिशें हैं, लेकिन फिर भी जब भी समर वेकेशन होता है तो भरी चिलचिलाती गर्मी रहती है, लेकिन चला जाता हूँ। आपकी पसंदीदा साइट कौन सी रही? मुझे ऐसा लगता है कि एक को बोलना दूसरी के साथ अन्याय होगा। टॉप 2, टॉप 3 ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। जितनी साइट्स हैं वो सब हमारी हेरिटेज है, हमारे पूर्वजों की थाती है। उनमें विभेद करना मतलब हमारे पूर्वजों में विभेद कर देना। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो यही है कि सब समान है, सबका इम्पोर्टेंस है। फैंटास्टिक। शुभम जी, थैंक यू सो मच। ये हमारा सेशन 1 था जिसमें हमने सनौली, आर्यन थ्योरी, सरस्वती के बारे में थोड़ी सी बात और कुछ इनके बेसिस पे जो पॉलिटिकल और कल्चरल इम्पैक्ट होता है देश के अंदर उसके बारे में बात करी, और एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी के बारे में बात करी। थैंक यू फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में
after a break, बिल्कुल we'll come in and do it again.